नमस्कार। आज हम भारत की कहानी में एक ऐसे साल पर चलेंगे जिसने हमारी और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है साल 1991 की, जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के चौराहे पर खड़ा था। जरा सोचिए, किसी को महीने की शुरुआत में पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन 15 तारीख आते आते सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब जरूरी चीजें कैसे खरीदेंगे? 1991 में भारत की हालत आप कह सकते हैं कुछ ऐसी ही हो गई थी। हमें पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजों को खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए थे, और हमारा विदेशी मुद्रा का जो खजाना था वो लगभग खाली हो चुका था। हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि भारत के पास सिर्फ 15 दिन से भी कम के इंपोर्ट्स का बिल चुकाने लायक ही फॉरेन करेंसी बची थी। मतलब अगर हम कुछ नहीं करते तो 15 दिन बाद देश की अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ सकती थी। ये एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस था। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक रोड मैप देखते हैं। हम इस चैप्टर को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संकट आया ही क्यों। फिर हम 3 जादुई शब्दों को समझेंगे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और आखिर में हम इन सुधारों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि देश पर इसका क्या असर हुआ। तो पहला सवाल, आखिर ये संकट आया क्यों? देखिए, ये कोई एक रात की बात नहीं थी। इसकी जड़ें 1980 के दशक के आर्थिक कुप्रबंधन में थी। मतलब सरकार अपने खर्चों और कमाई का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पा रही थी। इसके कुछ मुख्य कारण थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहला, सरकार का खर्चा उसकी कमाई से बहुत ज्यादा हो गया था। दूसरा, जो सरकारी कंपनियां थीं यानी PSUs, उनसे भी कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। तीसरा, हम बाहर से सामान यानी इंपोर्ट ज़्यादा खरीद रहे थे और अपना सामान यानी एक्सपोर्ट कम बेच रहे थे। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना खाली होने लगा, और जब दुनिया ने देखा कि हमारी हालत खराब है तो कोई भी हमें और उधार देने को तैयार नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने दुनिया की 2 बड़ी संस्थाओं से मदद मांगी: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक। उन्होंने हमें $7 बिलियन का लोन तो दिया, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, हम पैसे देंगे पर आपको अपने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने होंगे और प्राइवेट कंपनियों पर लगे बेवजह के प्रतिबंध हटाने होंगे। भारत ने ये शर्तें मान लीं और यहीं से जन्म हुआ नई आर्थिक नीति का। नई नीति का पहला और सबसे अहम हिस्सा था उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था अर्थव्यवस्था को बेवजह के नियमों और लाइसेंस राज से आज़ादी देना, ताकि व्यापार करना आसान हो जाए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उदारीकरण की सबसे सरल परिभाषा है अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर उसे विकास के लिए खोल देना। उदारीकरण एक साथ कई सेक्टर्स में किया गया। उद्योगों को आज़ादी देने के लिए लाइसेंस राज खत्म किया गया। बैंकों को बेहतर काम करने के लिए RBI को एक सख्त रेगुलेटर से एक मददगार, एक फैसिलिटेटर बनाया गया। सरकार की कमाई बढ़े और लोगों पर बोझ कम हो, इसके लिए टैक्स में सुधार किए गए, और विदेशी पैसा भारत आए, इसके लिए रुपए की कीमत घटाई गई और व्यापार के नियम आसान बनाए गए। सुधार का दूसरा बड़ा कदम था निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब था सरकारी कंपनियों का मालिकाना हक और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना। यहाँ 2 शब्दों का फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है: निजीकरण और विनिवेश। सोचिए, सरकार के पास एक पूरी फैक्ट्री है। अगर सरकार पूरी फैक्ट्री और उसका मैनेजमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दे तो ये है निजीकरण। लेकिन अगर सरकार उस फैक्ट्री के सिर्फ 20% शेयर आम लोगों को बेचती है तो यह है विनिवेश। तो हम कह सकते हैं कि विनिवेश निजीकरण करने का ही एक तरीका है। और तीसरा और आखिरी सुधार था वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। आज हम जो विदेशी ब्रांड के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या विदेशी फिल्में देखते हैं, वो सब वैश्वीकरण की वजह से ही मुमकिन हुआ है। इसका मकसद था एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, जहां सामान, पैसा और टेक्नोलॉजी आसानी से आ जा सके। वैश्वीकरण का एक बड़ा नतीजा था आउटसोर्सिंग। आपने कॉल सेंटर या BPO का नाम तो सुना ही होगा। जब कोई विदेशी कंपनी अपना कोई काम, जैसे कस्टमर केयर, भारत की किसी कंपनी से करवाती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। भारत इसके लिए एक पसंदीदा जगह बन गया, क्योंकि यहाँ कम लागत पर कुशल लोग आसानी से मिल जाते हैं।
वैश्वीकरण को सही तरीके से चलाने के लिए एक रेफरी की जरूरत थी। ये काम करता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। 1995 में बनी ये संस्था ये पक्का करती है कि सभी देशों के बीच व्यापार नियमों के अनुसार और बिना किसी भेदभाव के हो, और ये गर्व की बात है कि भारत इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। तो इन तीनों सुधारों यानी LPG को लागू हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब समय है इसका रिपोर्ट कार्ड देखने का। चलिए मूल्यांकन करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ, क्या फायदे हुए और क्या नुकसान। चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। सुधारों के बाद भारत की GDP ग्रोथ 5.6% से बढ़कर 8.2% हो गई, जो एक बहुत बड़ा जंप था। लेकिन ये ग्रोथ आई कहां से? देखिए, सर्विस सेक्टर 6.7% से सीधा 10% पर पहुंच गया। मतलब IT, बैंकिंग जैसी सर्विसेज ने देश को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र, जिस पर देश की बड़ी आबादी निर्भर है, उसकी ग्रोथ बढ़ने की जगह थोड़ी कम हो गई। ये एक चिंता की बात थी। तो इन सुधारों के फायदे क्या हुए? सबसे बड़ा फायदा, हमारी GDP रॉकेट की तरह बढ़ी। दुनिया भर से पैसा यानी FDI भारत आने लगा। हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना जो कभी खाली होने वाला था, अब भरा हुआ था। भारत सॉफ्टवेयर और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें दुनिया को बेचने लगा और महंगाई भी काबू में रही। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन सुधारों की आलोचना भी हुई। कहा गया कि GDP तो बढ़ी, पर उतने रोजगार पैदा नहीं हुए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने इंसानों की जगह ले ली। कृषि क्षेत्र पिछड़ गया क्योंकि उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। सस्ते विदेशी सामान के आने से हमारे छोटे घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ, और विनिवेश पर ये आरोप लगे कि सरकार ने अपनी कीमती संपत्ति को सस्ते में बेच दिया। चलिए अब जल्दी से वो पॉइंट्स देखते हैं जो एक एक नंबर के सवालों के लिए बहुत जरूरी हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और विनिवेश, इन चारों की परिभाषाएं रट लीजिए और ये तारीखें याद रखिए। संकट का साल 1991 और WTO की स्थापना का साल 1995, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब कुछ सोचने वाले सवाल। पहला, अगर 1991 में वर्ल्ड बैंक और IMF भारत को लोन न देते तो क्या होता? दूसरा, RBI की भूमिका को एक कंट्रोलर से हेल्पर में क्यों बदला गया? और तीसरा, सरकार ने सारी सरकारी कंपनियां बेचने की जगह कुछ को नवरत्न स्टेटस देकर और मजबूत क्यों बनाया? इन पर जरूर सोचिएगा। आइए अब देखते हैं कि परीक्षा में सवाल कैसे बनेंगे। 1 नंबर में सीधा पूछ सकते हैं विनिवेश क्या है। 3 नंबर में कारण पूछा जा सकता है, भारत आउटसोर्सिंग का केंद्र क्यों बना? और 5 नंबर के सबसे जरूरी सवाल में आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को कहा जाएगा, जिसका मतलब है आपको फायदे और नुकसान दोनों लिखने होंगे। चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। सोचिए आप 1991 से पहले एक जूते बनाने वाली छोटी फैक्ट्री के मालिक हैं। आपको हर चीज के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए और आप जूते की कीमत भी खुद तय नहीं कर सकते। फिर अचानक सुधार होते हैं और लाइसेंस खत्म हो जाता है। अब सोचिए आपके बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब कुछ आम गलतियों से बचते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहली, निजीकरण और विनिवेश एक नहीं है। विनिवेश निजीकरण का एक तरीका है। दूसरी, अवमूल्यन मतलब सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमत कम करती है। और तीसरी, डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम पर लगता है, जिसे आप किसी और पर नहीं टाल सकते, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सामान पर लगता है, जिसका बोझ आखिर में ग्राहक पर आता है। इन बेसिक फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और अंत में परीक्षा के लिए मेरी आखिरी टिप्स। लंबे उत्तरों के लिए 1991 संकट के कारण और सुधारों का मूल्यांकन, इन 2 टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। रिवीजन के लिए अपने हाथ से छोटे नोट्स जरूर बनाएं। याद रखें, अर्थशास्त्र रटने का नहीं, समझने का विषय है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप जरूर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।